हे गाइस, वेलकम बैक टू शोम क्लासेस। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बायोलॉजी की बात करते हैं कि जनन किसे कहते हैं। अगर हमारे को जनन की परिभाषा देनी हो तो आप इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे बात की जाए कि जनन किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा लिखेंगे कि प्रत्येक जीव में अपने समान नई जीव संतति उत्पन्न करने को जो है वो जनन कहते हैं। अगर एक व्यक्ति है, एक मानव है, वो अपने समान ही एक नए मानव का जो है वो उत्पन्न करता है, ये जो प्रोसेस है इसी को बोला जाता है जनन। प्रत्येक जीव में अपने समान नई जीव संतति उत्पन्न करने को जनन कहते हैं। अगर कोई भेड़ है, कोई बकरी है, वो अपने समान ही दूसरी भेड़ को जन्म देती है, तो इसी को जो है वो क्या बोला जाता है, जनन बोला जाता है। तो ये तो परिभाषा है कि जनन किसे कहते हैं। तो दोबारा से एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ कि अपने समान, प्रत्येक जीव के अंदर अपने समान नई जीव संतति को उत्पन्न करना, उसी को जनन कहा जाता है। अब बात आती है कि सर जनन जो है वो क्यों आवश्यक है, जनन की आवश्यकता क्या है। तो देखिए, जैसे मान लो कि मानव है, अगर ये अपने समान आगे मानव को उत्पन्न ना करे, जैसे मान लो कि भाई वर्तमान के अंदर जो है वो 1 करोड़ पॉपुलेशन है कहीं की, अब वो अपने समान आगे जो है वो जनन नहीं करते हैं, अपने समान मानव को जो है वो क्या नहीं करते, उत्पन्न नहीं करते, तो ये एक ना एक दिन जो है वो मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इसका मतलब मानव की जो जाति है वो यहीं समाप्त हो जाएगी अगर इन्होंने जो है वो जनन नहीं किया, तो अपने समान संतति उत्पन्न नहीं की, तो इनकी जो जाति है वो नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से जैसे मान लो कोई जानवर है, जैसे मान लो गाय है, अगर ये अपने समान संतति उत्पन्न ना करे, यानी कि आगे गाय को उत्पन्न ना करे, तो गाय की जो जाति है वो नष्ट हो जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही इसकी आवश्यकता है। अब देखते हैं, जनन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है। कोई भी मानव या फिर कोई भी जीव जो होता है वो जनन के द्वारा उनकी जो संख्या होती है उसके अंदर वो क्या करता है, वृद्धि करता है। जैसे आप ज़्यादा दूर मत जाइए, परिवार के बारे में सोचिए। एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, ये आपस के अंदर जनन करके और एक बच्चे को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अगर इनको अपनी संख्या बढ़ानी है, यानी कि पहले कितना था, 1 2 और अब कितने हो गए, 3 हो गए। अगर ये जो है जनन के द्वारा क्या कर सकते हैं, अपनी संख्या के अंदर क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, इनकी पीढ़ी के अंदर जो है वो निरंतरता बनी रहेगी। ये ग्रैंडफादर, ये फादर, ये उनके बच्चे, ये उनके बच्चे, तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, आगे से आगे जो पीढ़ियां बढ़ रही हैं, ये किसकी वजह से बढ़ रही हैं, जनन के द्वारा ही बढ़ रही हैं। मान लो यहाँ अगर ये जनन नहीं करते तो ये उत्पन्न नहीं होते, और ये भी नहीं होते, ये भी नहीं होते, यानी कि ये जो है वो पूरी की पूरी सीक्वेंस यहाँ पर नष्ट हो जाती। तो जनन के द्वारा सबसे पहले अगर बात की जाए तो क्या होता है, संख्या के अंदर वृद्धि होती है। फिर बात करें क्या होता है, जो पीढ़ी होती है उसके अंदर निरंतरता बनी रहती है। फिर बात करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि उनकी जो जाति है, उनकी जो जाति है उसका अस्तित्व जो है वो भी इसी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्या है, जनन जीव का अस्तित्व बनाए रखने में आवश्यक है। जनन जो है वो जीव का अस्तित्व बनाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि जीव की मृत्यु होने पर भी जनन के कारण उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। जैसे मान लो कि भाई ये ग्रैंडफादर हैं, ये फादर हैं, ये उनके बच्चे हैं, ये उनके बच्चे हैं, अगर इनकी मृत्यु हो गई फिर भी
ये जो उनके बच्चे हैं ये उनकी जाति को आगे बढ़ाएंगे, ये अगर मर गए तो ये इनकी जाति को आगे बढ़ाएंगे। ये तो कहने का मतलब जो इंसान है उसकी निरंतरता जो है वो बनी रहेगी, जबकि जो पिछली पीढ़ी वाले जो हैं वो मरते जाएंगे, लेकिन आगे से आगे जो है वो इनकी जो पीढ़ी है ये बढ़ती जाएगी, इनका जो अस्तित्व है वो बढ़ता जाएगा। अगर जैसे मान लो कि इन्होंने जो है वो जनन नहीं किया होता तो ये जो है ये उत्पन्न ही नहीं होते, और अगर ये उत्पन्न नहीं होते तो हो सकता है जैसे मान लो 1000 साल पहले की बात करो, 1000 साल पहले अगर जो इंसान थे वो अगर जनन नहीं करते तो उनसे आगे जो इंसान उत्पन्न हुए वो नहीं होते, फिर उनसे आगे जो उत्पन्न हुए वो नहीं होते। इस तरीके से वो एक ना एक दिन मर जाते, और जो इंसान की क्या है, इंसान की जो जाति है वो नष्ट हो जाती, इस धरती पर पाई ही नहीं जाती। एक जनन ही है जिसके कारण इंसान की जाति या फिर अन्य कोई भी जाति जो है वो जनन के कारण पाई जाती है। जैसे मान लो कि भाई शेर है, अगर शेर जो है वो जनन करना बंद कर दे, यानी कि अपने समान संतति उत्पन्न करना बंद कर दे, तो ये आगे से आगे शेर जो है वो उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। तो आज नहीं तो मान लो 50 साल बाद में जब पूरे के पूरे शेर मर जाएंगे तो हमारी पृथ्वी पर जो है वो एक भी शेर नहीं बचेगा, यानी कि उनकी जो जाति है वो पूर्णतः नष्ट हो जाएगी। तो दोबारा से देखिए क्या क्या आवश्यकता है। एक तो संख्या के अंदर वृद्धि करने में, संख्या वृद्धि करने में, एक पीढ़ी जो है, पीढ़ियां जो हैं उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए, एक जीव का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, जीव का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, और एक जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए। तो ये है जनन की आवश्यकता। दोबारा से देखिए, जनन किसे कहते हैं? प्रत्येक जीव में अपने समान नई संतति उत्पन्न करने को क्या बोला जाता है? जनन बोला जाता है। इसकी आवश्यकता क्या है? संख्या वृद्धि करने के लिए, पीढ़ियों में निरंतरता बनाए रखने के लिए, जीव के अस्तित्व के लिए, और जाति को बचाए रखने के लिए या फिर उसकी अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। फिर अगर बात करें कि भाई जनन जो है वो कितने प्रकार का होता है, जनन जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सर इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है? अगर अलैंगिक जनन की बात करें तो इसके अंदर जो जनक होते हैं, जैसे एक जनक और 2 जनक, जैसे अगर मेल फीमेल की बात करें तो ये मादा मान लो और ये पुरुष मान लो, नर मान लो, ये महिला मान लो। अब इसके अंदर जनक कितने हैं? 2 जनक हैं। तो अगर किसी जनन प्रक्रिया के अंदर 2 जनक की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक जनक ही काफ़ी है, तो इस प्रकार का जो जनन होगा उसको बोला जाता है अलैंगिक जनन, जिसके अंदर केवल और केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। वो मादा भी हो सकती है, वो नर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जनन में 2 जीवों यानी कि जनकों की भागीदारी नहीं होती है। इसमें केवल एक जनक के द्वारा संतान उत्पन्न हो जाती है, एक जनक के द्वारा भी संतान उत्पन्न हो जाती है। जैसे मान लो ये कोई जीव है, इसने क्या किया, अपने अंदर से ही अपने को 2 भागों के अंदर डिवाइड कर दिया। अब एक भाग तो ये और एक भाग ये पूर्णतः विकसित होकर और वापस से वो कि वो जीव बन गए। फिर आगे चल के और ये पूरे के पूरे उसी तरीके से बन गए जैसे यहाँ पे प्रारंभ के अंदर थे। अब ये आगे टूटेंगे, फिर ये 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इनके अंदर जो है वो जनन प्रक्रिया चलती रहती है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से आपस में तथा जनकों के समान होती है, इन्हें क्लोन कहा जाता है। भाई देखो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर केवल एक जनक है, इसके अंदर क्या है, केवल एक जनक है।
तो इसके अंदर जो गुण होंगे वो इसके अंदर भी होंगे, इसके अंदर भी होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसा तो बोल ही नहीं सकते भाई, इसके अंदर आधे तो है मादा के, यानी कि माँ के गुण हैं, और आधे पिता के गुण हैं, क्योंकि इसके अंदर तो केवल एक ही जीव है। तो इसके अंदर क्या होता है, पूरे के पूरे जो गुण हैं वो इस जो मूल है उसके समान ही होते हैं। अब चूंकि ये एज इट इज इसके समान ही होते हैं, आनुवांशिक रूप से ये जो संतति होती है ये इस जनक के समान ही होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, क्लोन। क्लोन का मतलब होता है जैसे फोटोकॉपी करते हैं ना, एज इट इज़ जो चीज़ लिखी हुई है वो की वो जो है वो दूसरे पेपर में आ जाती है, तो वो की वो ये जो चीज़ जनक है वैसी की वैसी उसकी संतान होगी, वो कि वो आनुवांशिक गुण उसके अंदर पाए जाएंगे। फिर बात करते हैं लैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन अब कौन कौन से प्रकार के होते हैं पहले ये देख लेते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है, थोड़ा सा ये समझ लो। लैंगिक जनन में क्या होता है, इसके अंदर दो जनक होते हैं, इसके अंदर दो जनक होते हैं, एक तो मादा और एक नर, एक मेल और एक फीमेल। ये आपस के अंदर सहयोग करके और संतति जो है वो उसको उत्पन्न करते हैं। तो आप समझ गए कि भाई जनन जो है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक और एक लैंगिक। अलैंगिक जो होता है उसके अंदर केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, और लैंगिक के अंदर दो जनक की आवश्यकता होती है। फिर अलैंगिक जनन के अगर प्रकार की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था, जैसे मान लो कि यहाँ पर जो है ये कोई जीव था, ये अपने अंदर से जो है वो विखंडित हो जाता है, इनकी टूट जाता है और फिर दो जीवों के अंदर बनकर तैयार हो जाता है, और इस तरीके से जिस प्रकार ये जीव था उसी प्रकार से दो जीव हमारे को यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। द्विखंडन में क्या होता है, इसके उदाहरण क्या क्या है, अमीबा, युग्लिना और पैरामीशियम। इसके अंदर क्या होता है कि जो जीव होता है, जो पेरेंट सेल है, ये डिवाइड हो जाती है, बीच में से टूट जाती है और फिर टूटकर और दो जीव बन जाते हैं। तो ये कौन कौन से में होता है, अमीबा के अंदर होता है, युग्लिना में होता है, युग्लिना में होता है और पैरामीशियम के अंदर होता है। यहाँ पर भी देखो इस प्रकार से ये जो है वो दो भागों के अंदर टूट जाते हैं। ये एक जीव था, फिर ये धीरे धीरे देखो टूटने की प्रक्रिया इस प्रकार से टूटते टूटते दो के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर देखो यहाँ से टूटने लग गया, यहाँ पे टूटने लग गया, टूटने लग गया, ये अलग अलग दो जीव बन गए। बहुखंडन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर तो सिर्फ दो भागों के अंदर टूट रहे थे, यानी कि दो जीव बन रहे थे। इसके अंदर क्या होगा, एक जीव होगा और वो बहुत सारे जीवों के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। उदाहरण की बात करो तो प्लाज्मोडियम, मुकुलन, यीस्ट और हाइड्रा। देखो यहाँ पे यीस्ट है, टूटने लग गया, टूटने लग गया, फिर देखो ये कितने भागों के अंदर जो है वो टूट गया। हाइड्रा उसी तरीके से है, ये देखो टूटने लग गया, टूटने लग गया, देखो टूट कर और काफ़ी चीज़ों के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया। बीजाणु द्वारा चल बीजाणु, क्लेमाइडोमोनोमस और केनेडिया, पेनिसिलियम और जेम्यूल स्पंज, ये जो हैं वो इसके उदाहरण हैं। तो इस तरीके से हमने जो है आज क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हाँ, एक बात ध्यान देना कि अगर आपको अपने क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए तो यहाँ पर देखो जो नंबर दे रखे हैं इस पर जो है आप हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे ये जो नंबर हैं, शिवोम क्लासेस हमारी ऐप का नाम है, अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। 8696608541 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपनी क्या क्या पढ़ा है, ताकि आपको जो है परफेक्टली याद हो जाए। जनन किसे कहते हैं, प्रत्येक जीव में अपने समान नई संतति या नई जीव संतति को उत्पन्न करने को क्या बोला जाता है, जनन बोला जाता है। प्रत्येक जीव जो है वो अपने समान ही जीव को उत्पन्न करता है, उसको क्या बोला जाता है, संतान। तो अपने समान जीव संतान या संतति को उत्पन्न करना क्या बोला जाता है, जनन बोला जाता है। अब जनन क्यों आवश्यक है, जनन जो है वो एक तो उसकी संख्या में वृद्धि करने के लिए काम में आता है। भाई जैसे मान लो एक नर है एक मादा है, ये चाहते हैं कि हमारी संख्या में वृद्धि होनी चाहिए, तो फिर वो जो है वो
एक जनन करके और अपने संतान उत्पन्न कर लेते हैं। तो पहले जो जहाँ पर 2 थे वो अब कितने हो गए, 3। तो पहला यूज़ तो ये हो गया कि उनकी जो संख्या है उसके अंदर वृद्धि होती है। दूसरी, उनकी जो पीढ़ी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी चली आ रही है, वो जो है उसकी निरंतरता बनी रहती है। फिर जो जीव का अस्तित्व है वो बना रहता है। नहीं तो अगर मर जाएंगे तो आगे उनके अगर समान संतति उत्पन्न नहीं करेंगे तो उनका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। और लास्ट जो है वो क्या है, उनका जो जाति है उसका अस्तित्व भी जो है इस बात पर निर्भर करता है। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक के अंदर क्या होता है, केवल एक जीव चाहिए आगे संतान उत्पन्न करने के लिए। लैंगिक के अंदर 2 जीव चाहिए, एक नर एक मादा, दोनों आपस के अंदर क्रिया करके और संतान जो है उत्पन्न करते हैं। ओके।